जैसा कि अपन पिछले वाले टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके, ठीक है, इसके पहले के। और आज अपन क्या समझने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या समझेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ठीक, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताएं अगर, तो जैसे मान लो अभी तक अपन ने कोई भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा अपन ने ये फाइंड किया, किसकी हेल्प से, कूलम्स लॉ की हेल्प से। समझे कि नहीं समझे। हम जानते हैं कि कोई भी दो चार्ज हैं, एक चार्ज है मान लो प्लस का क्यू, एक चार्ज है मान लो माइनस का क्यू, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, आर। तो कोई भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये हम कूलम्स लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब ये अपन ने किसके लिए किया था, केवल और केवल किसके लिए किया था अपन ने, दो चार्जेस के लिए। अपन ने दो चार्जेस के बीच के फोर्स को अपन फाइंड कर सकते विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ की हेल्प से। बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग, ठीक। अब आज अपन को समझना ये है कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस हों, ठीक है, हमने बोला यहाँ पे दो चार्ज नहीं है, कितने चार्ज है, मान लो तीन चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं, तीन चार्ज हैं। पहला एक प्लस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, तीसरा माइनस क्यू है। इस चार्ज को हमने बोल दिया मान लो Q1, ये चार्ज हो गया हमारा Q2, और ये चार्ज हो गया क्या, Q3। तीन चार्जेस हैं। अब अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हैं तो उस कंडीशन में हमने बोला कि इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, आपको ये फाइंड करना। तो अगर मल्टीपल चार्जेस किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते तो अपन किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे। क्लियर है। इसके लिए हम क्या समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता कि किसी भी अगर सिस्टम के अंदर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, उसके ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है ना उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। समझे क्या नहीं। जैसे मान लो ये वाला प्लस का क्यू है, ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस का क्यू है, तो इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स को मान लो हमने बोल दिया टू के ऊपर फोर्स लग रहा है वन की वजह से, जो वाले चार्ज का नाम क्या है, एफ Q2, और किसकी वजह से लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, Q1 की वजह से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, F21। क्लियर। तो इस वाले चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। अब ये चार्ज कैसा है, माइनस का है, और ये चार्ज कैसा है, प्लस का है। समझे क्या नहीं समझे। अब माइनस प्लस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अपन को निकालना इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस वाले चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा। समझे क्या नहीं। इस फोर्स को हमने क्या बोला, टू के ऊपर फोर्स लग रहा थ्री की वजह से, क्या बोलेंगे इसको, F23। क्या बोलेंगे, F23। तो अब यहां पर इस वाले चार्ज के ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से भी फोर्स लग रहा और इस वाले चार्ज की वजह से ही फोर्स लग रहा। तो जो टोटल फोर्स आएगा, जो फोर्स नेट फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वेक्टर सम, इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। समझे क्या नहीं समझे। जो वाला फोर्स क्या है, F21, जो वाला फोर्स क्या है, F23। दोनों का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो, दोनों का वेक्टर सम कर दो, इसके बराबर होगा। इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। समझे क्या नहीं समझे, कोई डाउट किसी को, समझ में आई बात की नहीं आई तो बहुत सिंपल है। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं, आपको किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना, तो उसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहा है सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट फोर्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो एक बार लैंग्वेज पढ़ लो क्या लिखी हुई है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम के अंदर, टोटल फोर्स जो होगा ना किसी भी एक चार्ज के ऊपर वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स। ठीक है ना, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना बाकी अदर चार्जेस की वजह से, ठीक है, उस वाले चार्ज के ऊपर उनका अपन क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। मान लो F1 F2 एक चार्ज है, मान लो Q, उसके ऊपर F1 F2 F3 बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। उन सारे फोर्सेस का अपन क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं कि भैया उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब बात सर समझना इतना सा है कि सर वेक्टर सम करेंगे कैसे। अब वेक्टर देखो एक ऐसी क्वांटिटी होती, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती जिसके पास डायरेक्शन भी होता और मैग्नीट्यूड भी होता। समझे कि नहीं समझे। मतलब अपन को मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना और अपन को डायरेक्शन का भी पता लगाना। क्लियर है कि नहीं। अपन को डायरेक्शन का भी पता लगाना और अपन को क्या करना, मैग्नीट्यूड का भी पता करना। तो अपन कैसे निकालेंगे, क्लियर। अब इसके लिए हमने वेक्टर वाले, जब हमने वेक्टर्स पढ़ाए थे
तो वेक्टर्स के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से आप कोई भी दो वेक्टर को सम करके मैग्नीट्यूड निकालोगे और किस प्रकार से आप उसका डायरेक्शन निकालोगे। समझे क्या नहीं समझे? डायरेक्शन निकालने के दो फॉर्मूले, दो मेथड है। पहला है पैरेललोग्राम लो, दूसरा क्या है? ट्राइंगल लो। क्लियर है? उनकी हेल्प से अपन डायरेक्शन निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। जिसने वेक्टर नहीं पढ़े तो एक बार बोर्ड पे थोड़ा सा समझ लो, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। जिसने वेक्टर नहीं पढ़े एक बार वेक्टर के बारे में समझ लो। मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक, मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक, और दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है मान लो थीटा। इस वेक्टर को मान लो हमने बोला ए, इस वेक्टर को हमने बोला बी। अब देखो, जब वेक्टर होता ना जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता, उसको अपन ए के ऊपर ऐसे कैप लगा के रिप्रेजेंट करते। क्लियर है? और अगर केवल हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल हम उसके नंबर की बात करें, तो उसके ऊपर या तो मॉड लगा देते या फिर उसके ऊपर के वेक्टर के साइन को हटा देते। समझे क्या नहीं समझे? तो अगर केवल ए लिखा हुआ है मतलब वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। समझे कि नहीं समझे? या फिर ए वेक्टर ए के ऊपर ऐसा मॉड लगा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो मॉड से आप क्या समझ जाओगे? भैया यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि आप मैग्नीट्यूड निकालोगे कैसे? हमने बोला कि इन दोनों वेक्टर को सम करो। क्या करो? इन दोनों वेक्टर को सम करो। तो कैसे सम करोगे? फॉर्मूला याद कर लो इसका। जो ए प्लस बी का सम आएगा वो किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी का सम किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। ये किसका फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड। कोई भी दो वेक्टर को आप प्लस करोगे तो उनको प्लस करने पे जो मैग्नीट्यूड होगा उसको निकालने का फॉर्मूला है। सभी लोग इस फॉर्मूले को लिख लेना। समझे क्या नहीं समझे? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा अंडर रूट। समझे क्या नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता? अपने पास क्या है? पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो, और अपने पास क्या है? ट्राइंगल लो। ठीक है? ठीक है ना? पैरेललोग्राम लो की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते? पैरेललोग्राम लो की अपन हेल्प से क्या निकाल सकते? डायरेक्शन निकाल सकते। इन दोनों वेक्टर को सम करोगे। क्लियर? आप इन दोनों वेक्टर को सम करोगे तो वो जो आपका वो निकल के आएगा ना डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में होगा? बताओ। सबसे पहले इसको कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दो। क्या बना दो इसको कंप्लीट? ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल जिस डायरेक्शन में जाएगा ये अपन को किसके? इन दोनों को सम करने पे जो वेक्टर आएगा ना उसका डायरेक्शन देगा। क्लियर है कि नहीं? किसी भी, जैसे आपने टेल से क्या मिला दी? टेल से किसी एक वेक्टर है, इस वाले वेक्टर की टेल और दूसरे वाले वेक्टर की आपने टेल से टेल मिला दी। टेल से टेल मिलाने के बाद आप इस पैरेललोग्राम को पूरा बना दो। अब इसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल का डायरेक्शन अपन को वेक्टर को सम करने पे मतलब वेक्टर के सम का डायरेक्शन देगा। क्लियर है? वेक्टर को आपने सम करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन देगा? उसका डायगोनल। इस लो को अपन बोलते पैरेललोग्राम। क्या लो बोलते? इसको अपन क्या बोलते? पैरेललोग्राम लो। एक होता है ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो के अंदर अपन हेड से टेल मिलाते। एक वेक्टर ये है, अपन ने दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से मिला दिया। समझे क्या नहीं समझे? मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है। आपको इन दोनों को प्लस करना, तो प्लस तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर लोगे। कर लोगे कि नहीं? मैग्नीट्यूड तो आप इससे निकाल लोगे इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो आपने अगर हेड से टेल मिलाई तो जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो क्या करेगी? वो रिजल्टेंट वेक्टर देगी। क्लियर है? इन दोनों वेक्टर को सम करने पे जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन कौन देगा? थर्ड साइड जिस डायरेक्शन में होगी वो किसका डायरेक्शन होगा? इन दोनों को प्लस करने पे जो वेक्टर आ रहा ना उसका डायरेक्शन होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई सभी को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था बेसिक थोड़ा सा वेक्टर का जो कि आपको पता होने चाहिए फिजिक्स के अंदर। क्लियर है? वेक्टर का क्लास 11 के अंदर मोशन इन प्लेन में पूरा था सब कुछ। ठीक है? और साथ में भी तुम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है? वेक्टर का एक चैप्टर है पूरा। इतनी बात समझ में आ गई? दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं और तुम्हें किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना, तो अब वो जो एक चार्ज है उसके ऊपर सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। क्लियर है? इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गई ना इतनी बात के नहीं आ गई? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उससे अपन को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इंपोर्टेंस समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है? वो कह रहे कंसिडर्ड क्यू 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 एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कह रहे मान लो
तीन चार्ज हैं, पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, और तीसरा चार्ज क्या है, बोर्ड पे देखो, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, और तीसरा चार्ज क्या है, -Q। इन तीनों चार्जेस को अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स पे रख दिया। ठीक है, अपन को निकालना है प्रत्येक चार्ज के ऊपर फोर्स। क्या निकालना अपन को, प्रत्येक चार्ज के ऊपर अपन को फोर्स निकालना है। तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो, ये मान लो ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर। अब इस ट्राइंगल की वर्टेक्स के ऊपर अपन ने एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, और तीसरा चार्ज -Q अपन ने प्लेस कर दिया। तीन चार्ज हैं, एक Q है, दूसरा Q है, और तीसरा क्या है, -Q। समझे कि नहीं समझे, तीनों चार्जेस को अपन ने इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स मतलब इन कॉर्नर पॉइंट पर रख दिया। मान लो इस ट्राइंगल का नाम है A, इस ट्राइंगल का नाम है A, B और C, क्लियर। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे क्या है, इस चार्ज को बोला हमने Q1 इक्वल टू Q, इस चार्ज को बोला हमने Q2 इक्वल टू Q, इस चार्ज को बोला हमने Q3 इज इक्वल टू -Q। तीन चार्जेस हैं, पहला चार्ज प्लस का Q, दूसरा चार्ज भी प्लस का Q, और तीसरा चार्ज क्या है, माइनस का Q। समझे क्या नहीं समझे। और अपन को इन तीनों चार्जेस के ऊपर क्या निकालना, फोर्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना, फोर्स फाइंड करना, क्लियर है। ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समझे क्या नहीं समझे। एक बार क्वेश्चन को और देख लो, कुछ छूट तो नहीं गया। तो कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड -Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अपन को प्रत्येक चार्ज के ऊपर क्या निकालना, फोर्स निकालना। प्रत्येक चार्ज के ऊपर क्या निकालना, फोर्स निकालना। सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये चार्ज क्या है, Q, बोर्ड पे देखो, ये चार्ज क्या है, Q, ये वाला चार्ज भी क्या है, Q, और ये वाला चार्ज भी क्या है, माइनस। तीनों की अगर हम माइनस को हटा दे तो तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, है क्या नहीं। और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी भी क्या है, देखो, A और B के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी, और A और C के बीच की दूरी, तीनों बराबर है कि नहीं। क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और वो कैसे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, इक्वल फोर्स लगेगा। डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि भैया जी प्लस प्लस के हैं तो इनके बीच में रिपल्सन वाला फोर्स लगे। समझे कि नहीं समझे। ये माइनस और प्लस के हैं तो हो सकता है कि इनके बीच में कैसा फोर्स लगे, माइनस प्लस के हैं तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगे। लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्लियर है। तो अपन ने मान लिया कि इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड लग रहा वो कितना लग रहा, F लग रहा। मान लो अपन ने फोर्स को क्या मान लिया, F मान लिया। अब सबसे पहले हम सबसे पहले फोर्स निकाल रहे किस वाले चार्ज के ऊपर, Q चार्ज के ऊपर। हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले फोर्स निकाल रहे, क्लियर है, Q1 चार्ज के ऊपर। तो अपन क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन, मैग्नीट्यूड निकालें पहले, इसका डायरेक्ट फोर्स निकाल दो। फोर्स ऑन चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर अपन फोर्स कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले चार्ज, इस वाले फोर्स को बोलेंगे हम F1। कैसे निकालेंगे, अब ये जो Q1 चार्ज है इसके ऊपर किस किस की वजह से फोर्स लग रहा बताओ। देखो, ये वाला Q1 चार्ज है, कैसा है, प्लस का। और ये वाला कैसा चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज कैसा है, ये भी कैसा है, प्लस का। प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, लगेगा कि नहीं लगेगा, इस, ठीक है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F होगा कि नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। इसके बाद ये वाला चार्ज कैसा है, Q1 प्लस का। और ये वाला चार्ज कैसा है, माइनस का। प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और ये वाला इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, इसको भी हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो इसको भी हम क्या बोल रहे, वेक्टर एफ बोल रहे। समझ गया कि नहीं समझ गया, इसको भी हमने एफ बोल दिया। अब इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों को जब अपन सम करेंगे, इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर को सम करेंगे, तब जाके अपन को क्या मिलेगा, इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा, तब जाके अपन ये निकाल पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो सबसे पहले अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन निकालेंगे। अब इन दोनों, इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को सम कैसे करेंगे, वेक्टर सम बताया था हमने अभी, हाली फॉर्मूला बताया था ना कि अपन कोई भी दो वेक्टर को सम कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या होता, ए और बी को आपको सम करना, फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा।
अब एक्चुअली में यहाँ पे है क्या, ये भी एफ है, ये भी एफ है, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एफ और एफ को प्लस करोगे तो क्या आएगा, एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इस वाले फोर्स और इस वाले वेक्टर के बीच में ये एंगल कितने का है बताओ, दो फोर्स के बीच में एंगल कितने का है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल कितने का है 60 का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये 60 का है तो ये कितने का होगा 120 का, क्योंकि पूरा एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, लीनियर पेयर लगा दिया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे आती है तो अगल बगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 60 है तो कितना होगा 120, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन यहाँ पे क्योंकि वेक्टर लगाया तो अपन को डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखो क्योंकि यहाँ पे टेल से टेल मिली, क्या मिली, क्योंकि यहाँ पे टेल से टेल मिली, कौन सा लॉ लगाओगे, पैरेललोग्राम लो। अब पैरेललोग्राम लो लगाओगे तो उसको क्या बना दोगे, पैरेललोग्राम बना दोगे, और पैरेललोग्राम बनाओगे तो उसका जो डायगोनल होगा वो किसका डायरेक्शन देगा, किसका डायरेक्शन देगा अपन को, इस इन दोनों वेक्टर को जब सम करोगे ना तो इसके वेक्टर सम का डायरेक्शन देगा। अब ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम नहीं है, इसके पैरेलल है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये वाली जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं बीसी, क्या बोलते हैं बीसी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी से सी का डायरेक्शन है तो अब ये अपन ने यहाँ पे कैप लगा दो, ठीक है, बीसी कैप क्या है यूनिट वेक्टर है जो कि अपन को डायरेक्शन देगा, क्लियर है कि नहीं। कैप क्या है, कैप रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर कैसा है यूनिट है, समझ गए, केवल अपन को डायरेक्शन मिलेगा बीसी से। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा एफ स्क्वायर कितना हो गया 2f² प्लस में 2f का इंटू एफ में कितना आएगा एफ स्क्वायर, कॉस 120 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 को अपन लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस में 30, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस में 30। अब आपको एंगल कन्वर्जन आने चाहिए, यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है। अब 90 प्लस 30 जाओगे तो 90 ये हो गया, प्लस में 30 करोगे कौन सी क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक क्या होते पॉजिटिव होते, बाकी सब क्या होते नेगेटिव होते। तो यहाँ पे साइन का, यहाँ पे कॉस है तो कॉस साइन का आएगा माइनस का आएगा। अब यहाँ पे क्या लगा 90 लिखा, क्या लिखा 90, मतलब कौन सी एक्सेस है बाई एक्सेस है, बाई एक्सेस है तो कन्वर्जन होगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर, और यहाँ पे 30 लिखा तो 30 लिख दो, कितना आया -sin 30, तो -sin 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो यहाँ पे cos 120 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, कितनी आ गई, तो यहाँ पे क्या लिख दो इनटू में -1/2 वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी आ गई 2f² का कितना 2f² प्लस माइनस माइनस f², तो कितना बचा 2f² में से f² कितने बचे, केवल एक f², केवल एक f² बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बी सी कैप तो अपन साथ में लिखेंगे डायरेक्शन को, अब यहाँ पे f² में से क्या बाहर निकलेगा f बाहर निकलेगा, और बी सी कैप ये क्या हो गया अपना फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अपन ने ये निकाल लिया, क्लियर है। फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अपन ने ये फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना अपन को Q2 के ऊपर निकालना, Q2 के ऊपर बिल्कुल सेम कहानी रहेगी, जैसे अपन ने इसको सॉल्व करा था वैसे ही अपन Q2 के लिए भी सॉल्व कर सकते, क्योंकि देखो इस वाले चार्ज की वजह से डायरेक्ट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये माइनस का है तो फोर्स लगेगा इस वाली डायरेक्शन में। ये क्या है ये भी एफ है, ये भी एफ है, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम बनाओगे यहाँ पे भी ये बनेगा, समझे कि नहीं समझे, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको हमने बोल दिया मान लो F2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है F2 से, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है F2 से, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा F, डायरेक्शन बदल जाएगा,
अब डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे, ये इसके पैरेलल है कि नहीं, समझे क्या नहीं समझे। और इस डायरेक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, तो ए से सी क्या बोलेंगे इसको, ए सी कैप क्या बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा F2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, अपन ने ये भी निकाल लिया। क्लियर है। अब क्या निकालना अपन को, Q3, Q3 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है अपन को ये निकालना, मतलब अपन को F3 की वैल्यू निकालना। इतनी बात क्लियर है क्या नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब निकालेंगे अपन किसके ऊपर, Q3 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये निकालेंगे, फोर्स ऑन Q3, फोर्स ऑन चार्ज Q3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता, तो बोल सकते हैं अपन F3, बोल सकते हैं क्या नहीं, क्या बोल सकते हैं F3। सबसे पहले ध्यान से सुनो, F3 कैसा है माइनस का, F3 कैसा है माइनस का, और ये कैसा है, मतलब सॉरी Q3 कैसा है माइनस का, ये कैसा है प्लस का। माइनस प्लस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ये आएगा नीचे की तरफ, आएगा कि नहीं आएगा, समझे कि नहीं समझे। सिमिलरली ये माइनस का, ये प्लस का, ये कहाँ पे जाएगा, ये भी नीचे की तरफ, समझे कि नहीं समझे। अब मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, तो इसको भी हमने F बोला, इसको भी क्या बोला, F बोला। इन दोनों को सम करेंगे, फॉर्मूले से सम करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, जब भी दो वेक्टर इक्वल होते, ठीक है, तो उनका जो प्लस करने पे जो डायरेक्शन आता वो उनके एंगल बाइसेक्टर से जाता, कहाँ से जाता, एंगल बाइसेक्टर से जाता। तो इन दोनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, ये कहलाएगा अपना F3 का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, F3 का डायरेक्शन। डायरेक्शन मिल गया। अब मैग्नीट्यूड निकाल लो, F3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही सेम फॉर्मूला, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब पहला फोर्स क्या है, F है ना, यहाँ पे भी फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स क्या लग रहा, F लग रहा। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, इन दोनों फोर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, नमन, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, क्योंकि कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 60 डिग्री, समझे क्या नहीं समझे। तो F3 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 2f² प्लस एफ का इन 2f में, तो फिर से 2f²। cos 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2, कितनी होती, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, F3 की वैल्यू आ गई हमारी 2f² प्लस में f², और यहाँ पे कितना आएगा 3f², कितना f² से f बाहर निकला, कितना आ गया f√3, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन, है क्या नहीं, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए बता रहे, एंगल ए सी बी, इस वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर से वेक्टर का डायरेक्शन, समझे क्या नहीं समझे। तो इस डायरेक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट कर दो, एक अपन नया यूनिट वेक्टर मान लो एन कैप, या फिर के कैप, आप कुछ भी मान सकते हैं, समझे क्या नहीं समझे। आपने एक वेक्टर मान लिया एन कैप, और आगे एन कैप को डिफाइन कर देना, आगे क्या कर दो, एन कैप के बारे में बता दो कि एन कैप क्या है, वेयर एन कैप इज द इज अ यूनिट वेक्टर, इज एन यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर in the direction of angle bisector of angle ACB। ACB जो एंगल है, इसके एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में एन कैप का डायरेक्शन है। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई डाउट है किसी को, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं। एफ बाहर, F² है, F² स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये क्या बाहर आ जाएगा, F² को ले सकते हैं F×F, नहीं केवल 3 अलग, 3 के ऊपर रूट है, जैसे मान लो यहाँ पे 9 होता तो 3 बाहर निकलता, अब यहाँ पे 3 है तो 3 तो रूट के अंदर रहेगा ना, समझेगा नहीं समझे। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, Q3 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, अपन ने ये निकाल लिया। क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक चार्ज के ऊपर अपन को फोर्स निकालना था, अपन ने प्रत्येक चार्ज के ऊपर क्या फाइंड कर लिया,
फोर्स फाइंड कर लिया। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये अपना हो गया एक क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। कोई डाउट है किसी को इसमें? है 3 या 4 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आ सकता। देखो एग्जाम्पल तो पहले सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इतनी बात क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो गया। इसके आधार पे अपन ने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी अपन एक देख चुके। अब क्या करेंगे अपन? अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्रकार से मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होती है जहां पे अपन मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ध्यान से सुनो सभी लोग, बोर्ड पे देखो इधर। मान लो कोई एक मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन होता, ठीक है, जहां पे अगर आप आयरन के पीस को लेके जाओगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। समझेगा नहीं समझे? क्लियर है? एक जैसे मान लो आप यहाँ पे लिए, अब यहाँ पे मान लो इस आयरन के पीस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप एक थोड़े से पास में आओगे इसके तो वैसे ही क्या करेगा, ये मैग्नेट उस आयरन के पीस को अपनी तरफ खींच लेगा। समझेगा नहीं समझे? तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन होता जहां पे मैग्नेट के इफेक्ट को अपन एक्सपीरियंस कर सकते, देख सकते कि हाँ भैया यहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट हो रहा। क्लियर है? उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली क्या होता? सिमिलरली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कोई चार्ज है क्यू, क्लियर है, ये कोई चार्ज है क्यू, अब इसके चारों तरफ एक रीजन होता जहां पे अगर आप कोई भी चार्ज लेके आओगे, जैसे मान लो आप प्लस का चार्ज लेके आए, क्लियर, और ये चार्ज भी कैसा था? प्लस का था। तो जैसे ही आप एक चार्ज को एक फील्ड के अंदर लेके आओगे तो वैसे क्या होगा? प्लस प्लस के चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। क्लियर? अगर ये चार्ज यहाँ पर होता ना तो इस वाले चार्ज के ऊपर इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि भैया ये इससे बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन वह रीजन जिस रीजन के अंदर इस वाले चार्ज की वजह से किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा। समझे क्या नहीं? सीधी बात, वह रीजन जहां पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ वह रीजन, क्लियर है, वह खाली स्पेस या फिर वह स्पेस जहां पर अपन क्या कर पाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। क्या बोलते हैं उसको अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते। समझे कि नहीं समझे? अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए दो टर्म आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? सबसे पहला टर्म है सोर्स चार्ज, और दूसरा क्या है? पॉइंट चार्ज। सबसे पहले अपन समझेंगे किसके बारे में? सोर्स चार्ज के बारे में। सर सोर्स चार्ज किसको बोलते हैं? तो देखो सिंपल वर्ड्स में अगर डेफिनेशन दें सोर्स चार्ज की, तो वह चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। क्लियर है? एक ये जो चार्ज होता ना सोर्स चार्ज, ये एक लार्ज चार्ज होता, बड़ा चार्ज होता। समझेगे नहीं? क्लियर है? और साथ में इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? जनरेट होती, और ये हमेशा किस में होता? रेस्ट में होता। क्लियर? तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा उस चार्ज को अपन क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे उसको अपन? अब बात करेंगे पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज कैसा होता? पॉइंट चार्ज का मतलब एक छोटा सा चार्ज है ना, एक बहुत ज्यादा स्मॉल चार्ज। क्लियर है? एक बहुत ज्यादा छोटा चार्ज जो कि इस सोर्स चार्ज को इंपैक्ट ना कर पाए। जैसे मान लो अगर अपन दो चार्ज को आपस में पास में लेके आते तो उनके बीच में क्या लगता? फोर्स लगता। ठीक है? दोनों चार्ज एक दूसरे को पुश करते। क्लियर है? या फिर पुल करते, एक दूसरे को धक्का देंगे एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे को ढकेलेंगे। समझे कि नहीं समझे? फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। क्लियर? लेकिन पॉइंट चार्ज इतना छोटा होता कि अगर ये किसी फील्ड में जाएगा तो इसके ऊपर तो फोर्स लगेगा, लेकिन ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा। मतलब ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज की वजह से यूनिट, मतलब पॉइंट चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगेगा, लेकिन इस वाले चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना छोटा चार्ज होता। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? और कूलम्स लॉ जो है ना वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कोई डाउट किसी को? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो पॉइंट चार्ज समझ में आ गया, सोर्स चार्ज समझ में आ गया। डेफिनेशन देख लो एक बार इनकी। देखो यहाँ पर द चार्ज दैट क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उस चार्ज को आप क्या बोलोगे? सोर्स चार्ज बोलोगे। और ये हमेशा कैसा होता? लार्ज चार्ज होता, और ये फिक्स्ड होता और मूव नहीं करता। समझे क्या नहीं समझे? उसके बाद बात करेंगे टेस्ट चार्ज की। द चार्ज यूज टू मेजर द और एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड,
क्लियर है? एक ऐसा चार्ज जिसको अपन यूज करते इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। क्लियर है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, ठीक है ना। और ये चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। सॉरी हमने पॉइंट चार्ज बोल दिया था, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट किसी को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो टेस्ट चार्ज किसको बोलो? तो एक अपन को समझना है सोर्स चार्ज, और एक क्या समझना? टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो ये है कोई सोर्स चार्ज, ये क्या है? कोई सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज है मतलब इससे क्या बनेगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और यहाँ पे अपन एक छोटा सा चार्ज लेके आए क्यू नॉट, ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। दिस इज टेस्ट चार्ज। अब ये तो फिक्स है। अब जैसे ही अपन किसी भी चार्ज को लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? अपन मैक्सिमम टाइम क्या लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे। कैसा लेके चलेंगे? और सोर्स चार्ज भी कैसा लेके चल रहा है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। समझे क्या नहीं समझे? अब इस वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे क्या नहीं समझे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलोगे? कि कितना फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई डाउट किसी को? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। जब भी अपन किसी भी सोर्स चार्ज से, जो रीजन है यहाँ पे आपने एक चार्ज को रखा, इसने कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस किया, इसी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। कोई डाउट है किसी को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। फॉर्मूला क्या होगा इसका? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स है। क्यू क्या है? चार्ज है। ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? बात नहीं करो। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझे कि नहीं समझे? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कोई डाउट है किसी को? इस वाले यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? समझे कि नहीं? उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जैसे मान लो ये प्लस वाला चार्ज था, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, समझे, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अपन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए। चार्ज कैसा लेके आएंगे? हमेशा यूनिट पॉजिटिव। अपन पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे, और ये चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। रिपल्सन होगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। समझे क्या नहीं समझे? अगर ये प्लस की जगह कैसा होता? माइनस होता, तो ये वाला जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये उधर न जाके इसके पास में आता। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जाने का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ। कोई डाउट किसी को? समझ गए? क्लियर है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होता? जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही किसका डायरेक्शन होगा? वही किसका डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना? जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा, जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा, वही किसका डायरेक्शन है? किसका डायरेक्शन है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इतनी बात क्लियर है? चलो सुनो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है। तो द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ वह रीजन जहां पे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? फोर्स के बराबर होती, एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर है? कितना फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, इनको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। समझे क्या नहीं समझे? ये क्या होती? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होता? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही किसका डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता? E इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब फोर्स की यूनिट क्या होती? न्यूटन। और चार्ज की यूनिट क्या होती? कूलम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। समझ गया कि नहीं समझ गया? इसको अपन Nc-1 भी लिख सकते। कोई डाउट है किसी को? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होगी?
न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट किसी को? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ पर है, जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, ठीक है, अपॉन में चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता, 80, है ना। ऊपर लेके जाओगे, सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे अपन को बात कोई भी नहीं करेगा, सभी लोग बोर्ड पर देखें। अब यहाँ पे जैसे अभी अपन ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, किसके लिए? अपन ने पढ़ा था फोर्स के लिए, कि अगर कोई भी एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे तो जो टोटल फोर्स किसके बराबर होता, सारे चार्जेस के वेक्टर, सारे फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता। सिमिलरली किसकी बात है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, कि अगर कोई भी एक चार्ज के ऊपर अलग अलग चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला हो गया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही सबका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। मतलब वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स के लिए था, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए है, किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। कोई डाउट? समझ गए? सेम वही है। अब ये न्यूमेरिकल तुम लोगों को घर से करके आना है, ठीक है, कल कल बता देंगे हम न्यूमेरिकल्स कुछ उसके, ठीक। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को फाइंड करनी है। बोर्ड पे देखो सभी लोग, देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो क्यू अपना कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, और क्यू नोट क्या है, अपना कोई टेस्ट चार्ज है। अपन को इस क्यू नोट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है अपन को ये फाइंड करना। मान लिया दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। समझे क्या नहीं? समझ गए? सबसे पहले अगर अपन कूलम्स लॉ लगा दें, क्या लगा दें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता, एफ इज इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, पहला चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नॉट, अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, कूलम्स लॉ है। और साथ में डायरेक्शन किसको बोलते हैं हम, आर कैप, मान लो डायरेक्शन है, आर कैप क्या है, डायरेक्शन है, और आर कैप का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट, क्योंकि अपन ने ये चार्ज कैसा लिया, पॉजिटिव, और ये चार्ज ये हमेशा कैसा होता, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता ना। टेस्ट चार्ज कैसा होता हमेशा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। ये फोर्स इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को अपन बोलेंगे क्यू से क्यू नॉट की तरफ, क्यू से क्यू नॉट। तो क्यू से जो क्यू नॉट की तरफ डायरेक्शन है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो अपन ये बन गया फॉर्मूला किसका, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझे क्या नहीं समझे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। एफ की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, अपॉन में कितना है, क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्लियर है? कितना बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये किसका फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। समझे क्या नहीं समझे? ठीक है, डायरेक्शन आर कैप अपन ने लिख ही दिया। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को आर कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर अपन वेक्टर क्वांटिटी केवल अपन मतलब वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो आर कैप लगा देना। डायरेक्शन क्या होगा आर कैप का, क्यू से क्यू नॉट। समझे क्या नहीं समझे? कोई डाउट है किसी को? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल लोगे, 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करो। सबसे पहले कूलम्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला ये होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता, एफ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से,
तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, क्यू अपन आर स्क्वायर। समझे क्या नहीं समझे? हो गया डेरिवेशन छोटा सा, समझे क्या नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर बॉयज क्लियर है सबको क्या नहीं? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया। समझे क्या नहीं? अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहले एक बात समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो यहाँ पे माइकल फेराडे थे ना, इनने बहुत सारी उन्हें जो भी थ्योरीज दी थी, जो भी उन्होंने मतलब कंसेप्ट बताए थे, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का उन्होंने यूज किया। समझे कि नहीं समझे? इसलिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्लियर है। केवल अपन बहुत सारे कंसेप्ट को समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही, उसको समझने के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या है, अगर अपन किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान से सुनना, अगर अपन किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली छोड़ दें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं पे मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, वो जो क्यू नॉट चार्ज है, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गए? जैसे मान लो क्यू नॉट एक चार्ज है, जे मान लो क्यू अपना सोर्स चार्ज है, समझे क्या नहीं समझे? और इसके चारों तरफ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज लेके आए, इसको हमने फ्रीली यहाँ पे छोड़ दिया। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इससे दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? समझे कि नहीं? अब वो जिस रास्ते से जाएगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी पाथ को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलेंगे? अगर ये इसके पास में आएगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एक्ट। सबसे पहले जैसे छोड़ो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ अलोंग विच स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी अपन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो वो जो चार्ज है वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती? कल अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है ना। और साथ में फिर अपन इलेक्ट्रिक अलग अलग कंडक्टर से कैसी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती, समझे क्या नहीं समझे?